हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 13, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ हिस्ट्री को। तो सबसे आसान चैप्टर से मैंने शुरू करा है क्योंकि आपको पूरी हिस्ट्री में ये सबसे आसान चैप्टर लगेगा। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। इसमें हम करने वाले हैं आपका महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। ये थोड़ा सा इजी इसलिए भी लगता है बिकॉज आपने 10th में भी करा होता है। ये चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया वाला थोड़ा सेम हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इजी लगता है। तो अब हम जो करने वाले हैं दिस चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसमें मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ। अभी कंसेप्ट तो बताऊंगा, साथ ही साथ थोड़ा सा बता देता हूँ। इसे हमने वही चीज़ें पढ़नी है जो हम 10th में पढ़ के आ चुके हैं, बस उसमें एक चीज़ नहीं आ जाएगी, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हमने 10th में नहीं पढ़ा। फर्स्ट आपने सिविल डिसोबीडियंस पढ़ा हुआ है, नॉन कॉर्पोरेशन पढ़ा हुआ है, एंड थर्ड इज क्विट इंडिया मूवमेंट। बस ये तीन मूवमेंट आपने इस चैप्टर में पढ़ने, और ये चैप्टर खत्म। दो पार्ट्स में ये चैप्टर कराऊंगा, पहला पार्ट अभी आ रहा है। तो अब हम शुरू करते हैं। सो दिस चैप्टर इज महात्मा गांधी नेशनलिस्ट मूवमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। सो इसमें ना बेसिकली क्या, आपको मैं पहले बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू बुक तो हम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू द नोट्स। हम नोट्स के हिसाब से करेंगे, हम इसके हिसाब से नहीं करेंगे। तो चलते हैं। जो आपका अब आता है कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने पढ़ना क्या है, ये ना आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखे हैं, बट मैं कराऊंगा अपने नोट से। देखो, लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। फर्स्ट आपका जो आता है उसमें आता है लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। इसमें आपको क्या पढ़ोगे? इसमें आप पढ़ोगे कि जो महात्मा गांधी की इंट्रोडक्शन दे रखी है, तो कौन थे वो, मतलब कब इंडिया आए थे उन्होंने, वगैरह वगैरह। वो हम अभी कवर करेंगे आगे इंट्रोडक्शन में। फिर आता है मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे पूरा इसमें। इसमें पूरा शुरू से लेकर कि कैसे नॉन कॉर्पोरेशन शुरू हुआ, रोलेट एक्ट पास हुआ, जलियांवाला बाग मैसकर हुआ, सब कुछ हम करेंगे। और कैसे ये एंड में आया, पूरा हम इसमें नॉन कॉर्पोरेशन वाले में करेंगे। फिर हम करेंगे द सॉल्ट सत्याग्रह केस स्टडी। ये आ जाता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, कि जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के बारे में। अबाउट किसके बारे में होता कि जो उन्होंने क्या कहते हैं, सॉल्ट बनाने पे बैन कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा कोई और सॉल्ट नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से ये हुआ था। तो ये उसने निकाला था। और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। पहली में थोड़ा एक रिजल्ट निकला था, दूसरी में जो है वो उसका रिजल्ट नहीं निकला था। फोर्थ आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हुआ था 1942 में। ये ऐसा मूवमेंट था जो था हमारा इंडिपेंडेंस के बहुत पास आने का, कि अब तो हमें इंडिपेंडेंस मिल ही जाएगी। ठीक है, ये तीन मूवमेंट्स हो गए। इसके अंदर सब टॉपिक्स भी है, मैंने सब टॉपिक मेंशन नहीं करे हैं। लास्ट हीरोइक डेज, ये लास्ट हीरोइक डेज हैं गांधी जी के। लास्ट हीरोइक डेज मतलब उनकी डेथ के टाइम पे उनको, उनकी डेथ हुई थी 1948 में। फिर लास्ट नोइंग गांधी, बस उसमें थोड़ा बहुत आपको बताएंगे कि गांधी कौन था वगैरह। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आज मैं आपको कराऊंगा अप टू द पीजेंट मूवमेंट आप कह लो, या फिर वो इंडिगो वाला। उसके आगे जो नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सो अब ये है नोट्स। इसको मैं बुक के हिसाब से कंसेप्ट बताया था कि बुक में क्या क्या दिए हुए हैं, और ओवरव्यू दे दी उसमें क्या अपने बताया गया है। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं करा रहा। डिटेल मतलब अब ये भी करोगे, ऐसा नहीं है कि इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इतना भी ये भी कर लोगे ना, तो अब आराम से क्वेश्चन कोई भी इवन 8 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं इस तरह से ही आपको बताऊंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। रिवीजन करनी हो, मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, या रिवीजन के साथ भी, और किसी ने पूरा चैप्टर भी करना हो, तो दोनों हिसाब से ये है कि आप रिवीजन भी कर सकते हो और इस चैप्टर को देख भी सकते हो आराम से, और आप बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। और 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का हो, 4 का हो, कितने का भी आप आराम से कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म, generally, the one individual is credited with making of a nation. We can take the example of Garibaldi, associated with the freedom of unification of Italy. In the same way, Mahatma Gandhi is known as the father of the nation. So basically इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
देखो वो बोल रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म, आपने 10th में 2 चैप्टर पढ़े, एक नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। आई थिंक यूरोप ही होगा, मेरे को याद नहीं इतना। ठीक है, 2 चैप्टर हमने पढ़े नेशनलिज्म के। उसमें आपने यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पढ़ा, मतलब काफ़ी सारी यूनिफिकेशंस पढ़ी थी। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे यूनिफिकेशन हुई थी इटली की, या फिर कह लो फ्रीडम मिली थी इटली को, वैसे ही सेम वे में जैसे गैरी ब्लाडी की वजह से मिली थी उनको फ्रीडम, यूनिफिकेशन ऑफ इटली मिली थी, उसी तरह से महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी वजह से फ्रीडम मिली है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रही, ठीक है। Gandhi was the most influential and respected leader out of all the leaders who have participated in the freedom struggle. That is why his characterization as a father of nation is not misplaced. वो कह रहा है कि जो गांधी था, गांधी जी थे, वो सबसे इन्फ्लुएंशियल और रिस्पेक्टेड लीडर थे। बाकी मतलब जिन जिन ने भी इन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा, उन सब से ये जो गांधी जी थे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे और रिस्पेक्टेड लीडर थे, जो जिसकी वजह से उनको हमने फादर ऑफ द नेशन बोला है। मतलब उनका जो कहते हैं ना कि मेन रोल था इन प्रोवाइडिंग द फ्रीडम। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट। अब उनकी जर्नी स्टार्ट हो रही है ड्यू टू फ्रीडम स्ट्रगल। अब पूरा हमें बताएंगे, अब हम पूरा में बताएंगे कि स्टार्टिंग से कैसे गांधी जी ने सब वगैरह वगैरह करा, कि कैसे एक मूवमेंट का लीड हुआ। आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता ही दूंगा, चिंता मत करना। गांधीज एक्चुअल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। अभी ये सारा ना वो चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रही है, तो इतना अगर नहीं भी समझ आया ना, यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना समझ आए, पर ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना ध्यान न देना। गांधीज एक्चुअल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, तो सबको ही पता है। ही स्टेड फॉर 2 decades abroad and came India in January 1915. Gandhi मैं को वैसे बताऊंगा, गांधी was born in 1869 and then he died in 1948। अब गांधी जी का जो असल नाम था वो पता ही, मोहनदास करमचंद गांधी है। और वो कह रहे हैं कि वो 2 डिकेड्स जो है अब्रॉड रुके थे, और वो इंडिया आए थे इन जनवरी 1915 सीई। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए अगर व्हेन डिड गांधी केम टू इंडिया इन 1915। ठीक है, he spent most of his time in 2 decades in South Africa, and he went in South Africa as a lawyer and become a leader in the Indian constitution in that territory। इससे पहले 2 डिकेड्स मतलब उससे पहले जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका में थे, वहां पर वो एज अ लॉयर लीडर बने हुए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी टेरिटरी के। ठीक है, according to the historian Chandra Devasan, South Africa has made Gandhi as a Mahatma. In South Africa, Gandhi first time used a specific method of non-violence and he was given the name of Satyagraha। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन ऑफ चंद्र देवासन, जो चंद्र देवासन उनके अकॉर्डिंग जो साउथ अफ्रीका है वो साउथ अफ्रीका ने गांधी को एक टाइटल दिया। वो किसका टाइटल दिया? महात्मा का टाइटल दिया। कि क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहली बार गांधी जी ने नॉन वायलेंस का कोई मेथड यूज करा था। बिकॉज आपको पता है वो किस पे बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे इन थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस। तो उन्होंने फर्स्ट मेथड कहाँ पर करा था? इन साउथ अफ्रीका। और इस चीज को उन्होंने नाम दे दिया सत्याग्रह। और आपको पता है अभी आप आगे भी बहुत सत्याग्रह पढ़ोगे, कितने सत्याग्रह गांधी जी ने करे, बट जो फर्स्ट करा था वो करा था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इसमें से एक बार मैं पीछे से आपको वो बता दूं, एक नंबर वाले क्वेश्चन अगर आपको देखने, देखो। हम्म, देखो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी आ जाता है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन? आपको पता है महात्मा गांधी। यहाँ से कभी आ जाता है, यहाँ से कुछ नहीं आता। यहाँ से ये आ जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी, पूरा नाम बताओ मतलब, वो आ जाता है यहाँ से। बस अब आगे बताते जाऊंगा मैं, पहले रह गया था। So when Gandhi was back in India in 1915 CE, India was quite different from the one which he lived in 1893। The Indian National Congress had its branches in the most Indian towns and cities, included had greatly broadened its appeal among the general masses through the Swadeshi movement of 1905 to 7 CE। वो कह रहे थे गांधी जब इंडिया में आया ना 1915 में, बहुत अलग सा था इंडिया। बिकॉज जैसे वो 1893 में छोड़ के गया था, बिल्कुल अलग हुआ बड़ा था। वो कैसे छोड़ के गया था उसने बता भी रखा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी पूरी ऐसे ब्रांचेस फैली हुई थी इंडियन सिटीज में, टाउन्स में, पूरी ऐसे फैली हुई थी उसकी। और वो क्यों थी? बिकॉज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट विच वाज
between 1905 to 1907. Next, आपका the Swadeshi movement had thrown up some great leaders, which included Bal Gangadhar Tilak of Maharashtra, Bipin Chandra Pal of Bengal, and Lala Lajpat Rai of Punjab. These were known as Lal Bal Pal. So, ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, ये हमें कुछ ग्रेट लीडर्स के बारे में बताता है। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, बिपिन चंद्र पाल सिंह बंगाल से थे, लाला लाजपत राय थे आपके पंजाब से। और इसको हमने टाइटल दिया लाल बाल पाल। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाल बाल पाल। इन तीनों के नाम लिख देना या फिर फुल फॉर्म या वगैरह जो भी ऐसे पूछ लेते हैं इस वाली चीज में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा द मॉडरेट लीडर इंक्लूडिंग गोपाल कृष्ण गोखले हु हैज एक्नॉलेज द पॉलिटिकल मेंटोर ऑफ गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। सो जो ये गांधी है, मतलब जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो जो एक एज अ पॉलिटिकल मेंटोर है किसके? गांधी के एंड मोहम्मद अली जिन्ना के। बस इतना ही बताया गया है। आ जाएगा हु इज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी या हु इज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। अब यहाँ से आपका असली चैप्टर शुरू होता है। यहाँ से अगर बुक में भी देखोगे ना, बुक में ओवरव्यू के बाद इतना खास ओवरव्यू उसमें भी नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट आपका ये वाला चीज बता रखी है अबाउट BHU, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ से मेन चैप्टर शुरू हो रहा है और यहीं से मेरा वीडियो खत्म होने वाला है, बिकॉज 2 ही स्लाइड रह गई है। ठीक है, सो द फर्स्ट important public appearance of Gandhi ji was at the opening of Banaras Hindu University in February 1916 CE. Here he had been invited not because of his reputation in India but on the basis of work he's done in South Africa. गांधी जी की जो फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस थी, मतलब जो लोगों के सामने जा रहे थे एज अ मेंटोर वगैरह कह लो कि मतलब कोई स्पीच देने पहली बार जा रहे थे, तो वो यहीं से शुरू हुई थी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, BHU से। कब हुई थी? 1916 में। 1915 में गांधी, अब ना इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना, बिकॉज क्वेश्चन आ जाता है अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो कैसे करना है। तो 1915 में गांधी जी आए, 1916 में ये हुआ। ठीक है, उसने ये बोल दिया कि वो उसकी रेपुटेशन की वजह से नहीं बुलाया था, उसको इसलिए बुलाया था कि जो उसने काम करा था साउथ अफ्रीका में अबाउट सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था। ये जो मैंने साइड में पिक्चर्स लगा रही है ना, ये चरखा वगैरह, इसकी भी बहुत आगे इंपॉर्टेंस आएगी, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना, 1920 में आपका नॉन कॉर्पोरेशन हुआ था। ठीक है, तो अब आती है इंडिगो। इंडिगो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो इंग्लिश में, आपका चैप्टर नंबर 5 था फ्लेमिंगो बुक का। इंडिगो, इंडिगो में भी आपका इसी के बारे में एक छोटा सा उसमें बस पार्ट है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें सिर्फ इतना है आपका अबाउट द शेयर क्रॉपिंग प्रॉब्लम विद द प्लांटर्स। इसमें आपकी बुक में इतना गिवन नहीं, उसमें सिर्फ इतना बोल रखा है कि गांधी जी शेयर क्रॉपर के बारे में वहाँ बिजी थे, इससे ज्यादा आपके बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ। So Mahatma Gandhi spent most of his time in 1917 in चंपारण। ये चंपारण मैंने क्यों अंडरलाइन सब इटैलिक बोल्ड सब क्यों करा? बिकॉज ये मैप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपारण आ जाता है मैप में फ्लोट करने के लिए। वेयर ही फॉर द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर द पीजेंट्स एंड फॉर फ्रीडम ऑफ कल्टीवेट लैंड। सो महात्मा गांधी ने 1917 CE में चंपारण में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, जहाँ पर उन्होंने पीजेंट्स और फ्रीडम अबाउट द शेयर क्रॉपिंग उसके बारे में जो है क्या कहते हैं, इन सब वो चंपारण में रहे थे। अगर इंडिगो बस इतना ही दे रखा है, बुक में से फालतू नहीं दे रखा। बट अगर आपको इंडिगो के बारे में थोड़ा सा भी बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ, बट पेपर में या फिर एग्जाम में इसको इंक्लूड मत करना। इंक्लूड कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, आपके पास कंटेंट ही बढ़ेगा, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है आपकी बुक में। ये आपको उस चैप्टर से रिलेटेड बता रहा हूँ, उसमें बता देता हूँ क्या था। उसमें ये था कि शेयर क्रॉपिंग का प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से राजकुमार शुक्ला एक पीजेंट था जिसने गांधी जी को अप्रोच करा था कि हमारे वहाँ पर आओ आप। जैसे उनको साउथ अफ्रीका का काम पता था, तो वो अपना वहाँ पर गया, उन गांधी जी को बोला हमारे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो फिर क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इनसे इंडिगो प्लांट करवाती थी। इंडिगो प्लांट है या जो ब्लू कलर की डाई होती है, ठीक है, वो कराती थी। और उससे क्या है, एज अ कंपनसेशन वो 30% उनको लेती थी, 70% उनको जो प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करते थे। पर 30% जो इंडिगो है उनको ब्रिटिशर्स को देना ही देना होता था। एक बार क्या हुआ कि
अब इंडिगो सप्लाई करते थे ब्रिटिश को, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। फिर क्या हुआ कि जिनको वो सप्लाई कर रहे थे उन्होंने डेवलप कर दिया सिंथेटिक इंडिगो, या फिर कह लो आर्टिफिशियल इंडिगो, नकली यानी। तो अब उनका काम चल रहा था सस्ते में, तो उनको महंगे की क्या जरूरत। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा था कि ब्रिटिशर्स ने करा कि अगर आपको इस कंपनसेशन से हटना है, आपको ये नहीं करना सब, तो आप क्या करो, हमें एज अ कंपनसेशन इतने इतने पैसे दे दो, तो आपको ये छुटकारा मिल जाएगा। तो कई पीसेस माने, कई नहीं माने, जो माने उन्होंने दे दिए। फिर बाद में थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद उनको क्या कहते हैं, उनके पास एक न्यूज़ पहुंच गई कि जो ये लैंड वगैरह का था, ये सारा पहले ही एक एग्रीमेंट के बाद सॉल्व हो चुका था, उन्होंने कंपनसेशन में मुझसे झूठ बोल के लिया। तो इसलिए जो है वो महात्मा गांधी से अप्रोच करते हैं कि हाँ, हमारा जो हमारे साथ जो ये इनजस्टिस हुआ है, हमें वो सॉल्व करके दो। तो ये था आपका बेसिक इंडिगो में। ये ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है उसमें, अगर एग्जाम में आ जाता क्वेश्चन, बट लिख भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लास्ट, नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट वी विल डिस्कस इन द पार्ट 2। वैसे तो मैं इसी में करा देता, पर नोट्स बनाने में को टाइम लग रहा था, तो मैं कहा चलो इतना कर देता हूँ, फिर बाकी हम बाद में कर लेंगे। सो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट ये तीनों मूवमेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। बता देता हूँ, नॉन कॉर्पोरेशन में आपका जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट वगैरह सब आ जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस और सत्याग्रह एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। क्विट इंडिया में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। क्विट इंडिया हुआ था 1942 में, जो इंडिपेंडेंस के बिल्कुल पास में था कि अब तो इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस पहला मूवमेंट था अबाउट फॉर द इंडिपेंडेंस। ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कॉर्पोरेट नहीं करेंगे। क्या हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर 1 में ना इंडियंस ने ब्रिटिश का बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया था कि हम इसको क्या कहते हैं, इंडिया को वगैरह को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे वर्ल्ड वॉर से। बट एज अ उन्होंने ये सोचा था कि अगर हम इनका साथ देते तो ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। पर उन्होंने ऐसा नहीं करा, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड करा कि हम ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कॉर्पोरेट होएंगे, यानी नॉन कॉर्पोरेशन करेंगे। तभी ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ था। So with this we have completed the chapter, पूरा तो नहीं हुआ, but we have completed half of the chapter. Part 1 is done. In next part we will discuss the leftover chapter. So thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. Thank you.